नमस्कार साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के हमारी क्लास में वे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़े हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका पहला प्रश्न है, एक डायक किसके समान होता है। तो साथियों, यहाँ पे बात की जाए डायक, जब इसके सिंबल की बात की जाए तो इसका सिंबल होगा ये किसका सिंबल है? डायक, जिसमें दो डायोड लगे होते हैं और ये रिवर्स, अर्थात इसका एक सिरा एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा यहाँ से एक सिरा निकलता है जिसे क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है एक डायक किसके समान होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि 4 परतों वाले SCR, अर्थात PN, जिसमें 4 परतें हो, इसका एक सिरा होगा एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा इसका एक सिरा होगा गेट। तो डायक और SCR, 4 परतों वाले SCR दोनों का जो समान या कार्य, इसकी कार्य समझ लो, आकृति समझ लो, लगभग क्या है? समान होती है। तो एक डायक 4 परतों वाले SCR युग्म के समान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन है डी। अगला हमारा प्रश्न है, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट का मान किस क्रम में होता है। तो साथियों, किसी डायोड का वो है रिवर्स करंट के अंदर कार्य करता है तो इसकी एम्पियर क्षमता या धारा किस में मापी जाती है। तो जर्मेनियम डायोड की रिवर्स करंट धारा को माइक्रो एम्पियर, तथा जब बात की जाए सिलिकॉन डायोड की, तो सिलिकॉन डायोड के रिवर्स करंट को हमेशा किस में मापा जाता है? नैनो एम्पियर में मापा जाता है। तो जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट का मान माइक्रो एम्पियर में तथा सिलिकॉन डायोड के लिए नैनो एम्पियर के अंदर मापा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन है सी। अगला हमारा प्रश्न है, गाय तार किसके लिए लगा होता है। साथियों, यहाँ पे गाय का मतलब है खींच या सटे वायर। खींच या सटे वायर किसके लिए लगा होता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि पोल को, ये पोल खड़ा है, इसको दोनों तरफ से सहायता देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खींच वायर या गाय तार का उपयोग किया जाता है। तो पोल, इसका सही आंसर हो जाएगा पोल को सहायता देने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है, एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, मान लीजिए आपके सामने एक ये खंबा है जिस पे सिरोपरी लाइन जा रही है और एक पास में एक दूसरा खंबा खड़ा है जिसे सहायता देने के लिए यहाँ पे एक तार या खिंच तार का उपयोग किया गया है। यहाँ पे कहा गया एक तार, एक गाय तार, एक लाइन पोल और एक स्टब पोल। स्टब मतलब उसको सहायता देने के लिए उसके पास एक पोल खड़ा किया जाता है, के बीच में स्थापित है जिस पे कोई ऊर्जा करती है, अर्थात इस पोल पे कोई भी ऊर्जा नहीं है और इस पे ओची या ऊपरी लाइन जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे। तो साथियों, इसे क्या कहेंगे? स्टब गोए। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। खिंच जो खंबा है सहायता देने के लिए खड़ा किया है, तो उसे क्या कहेंगे? स्टब गाय कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जूल का हीटिंग प्रभाव किस पर अवांछित होता है, अर्थात
किस उपकरण पर कार्यरत नहीं करता है? तो साथियों, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत आयरन, इसके ऊपर जूल का प्रभाव कार्य करता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर पे भी जूल का प्रभाव कार्य करता है। अब बात रही डायनमो और ट्रांसफार्मर, सी अर्थात डी, इन दोनों पे जूल का उसमें प्रभाव कार्य नहीं करता, अर्थात इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर दोनों ही जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ई। अगला हमारा प्रश्न है, दो असमान धातुओं के किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर अवशोषित होती है। इस प्रभाव को क्या कहेंगे? तो साथियों, दो असमान धातु है, यह मान लो तांबा, यह मान लो एल्यूमिनियम। अब क्या कहा गया है, दो असमान धातुओं को किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, एक इससे और दूसरा इस पे। अब एक धातु गर्म ज़्यादा होगा, दूसरा गर्म कम होगा, ये दोनों उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। यहाँ पे दो असमान धातुओं की बात की जाती है, तो इनको जब जोड़ा जाता है तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि अगर ये गर्म होगा और ये ठंडा होगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक सम्मिलित रूप से कार्यरत रहेंगे या प्रभावी रहेंगे। तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे? पेलेटियर प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, दो असमान धातुओं को जब एक सर्किट में करंट गुजारा जाता है तो दोनों के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक में कम और दूसरे पे ज़्यादा, और जब दोनों का संयोजन किया जाता है तो वह उसमें प्रभाव क्या कहलाता है? पेलेटियर प्रभाव कहलाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? तो साथियों, यहाँ पे कहा जाता है भी ऐसा कौन सा उपकरण है जो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस से मुक्त होता है, या जिसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, जिसके अंदर इन दोनों में से ना ही तो हिस्टैरिसीस या शैथिल्य हानि होती है और ना ही एडी करंट हानि होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण, डायनमोमीटर और चलायन लोहे उपकरण, अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग मैग्नेट, PMMI मूविंग आयरन। तो इस तीनों उपकरणों पे क्या रहेगा? हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस से कार्यरत करता है, और इलेक्ट्रिक स्टैटिक उपकरण पर यह कार्यरत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा साथियों? 0 होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात इसके किस माप के बराबर होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है, किसी मेगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो वह टॉर्क उपलब्ध किसके द्वारा कराया जाता है? कंट्रोल कॉइल, अर्थात नियंत्रण कॉइल के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क किसके बने होते हैं? यहाँ पे कहा जाता है कि एक सर्किट ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं या जहाँ पे वायर जोड़ी जाती है तो वह किसके बने होते हैं? सक्रिय भाग तांबा और टंगस्टन के मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें तांबा विद्युत का सुचालक तथा टंगस्टन उस तांबे को कठोर बनाता है। तो एक सर्किट ब्रेकर के अंदर सक्रिय संपर्क
तांबा और टंगस्टन के मिश्र धातु से बने होते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स किसके कारण होता है? तो साथियों, एक इंडक्शन मोटर के अंदर स्लोटिक और टूथ हार्मोनिक्स वायु स्थान विमुक्ता के उतार चढ़ाव के कारण होता है। जब मोटर चलती है तो वहाँ पे वायु स्थान में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण इसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर गति 200 आरपीएम है, तो स्लिप का प्रतिशत बताइए। तो स्लिप प्रतिशत का फॉर्मूला है साथियों, सिंक्रोनस गति ns माइनस रोटर गति nr बटे ns, प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे हो गया 100। ns का मान कितना है, सिंक्रोनस गति कितनी है 250 माइनस nr रोटर गति कितनी है 200 बटे सिंक्रोनस गति कितनी है 250 गुणा में 100। 250 में से 200 गए, कितने हो गए 50 गुणा में 100 बटे 250। एक शून्य से एक शून्य कट गई, 25 एकम 25, 25 दुए 50, 10 दूनी 20% यहाँ पे क्या आ गया स्लिप, जो कि ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय किस कनेक्शन में जुड़ी होती है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग स्टार्ट होते समय स्टार में तथा गति प्राप्त करने के बाद डेल्टा में ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, जिसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की यही खास बात है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं? तो एक स्थिर संचालन क्षेत्र में डीसी मोटर के गुण दोष डीसी शंट मोटर के समान होते हैं। अर्थात यहाँ पे पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर में के दोष किस डीसी मोटर के समान होते हैं? तो डीसी शंट मोटर के समान होते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज की महत्वपूर्ण क्लास समाप्त होती है, जिसमें हमने 15 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।